पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुधांशु की बात सुनकर कि आरू उसे पसंद करती है। विप्लव का पूरा चेहरा उदास हो गया था। विप्लव को उदास देखकर रिया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ वापी, उदास होना बंद करो। विप्लव रिया की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यू आर राइट, एक लड़की के लिए मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। सुधांशु जो कि विप्लव की बात सुन लेता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एक लड़की के लिए अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकते, कौन आ गया ऐसा दोस्त। विप्लव सुधांशु की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, क्या तुमने मूवी नहीं देखी, कितने अनरोमांटिक आदमी हो यार। अरे मूवीज में डायलॉग्स होते हैं ना, दोस्ती एक लड़की से बढ़कर होती है, बस उसी को कह रहा था। सुधांशु विप्लव की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, इतना ही ध्यान जरा पढ़ाई पर दे देते। विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर बोला, अब घर वालों की तरह पढ़ाई को लेकर तुम मुझे ताने मारना बंद करो वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। सुधांशु विप्लव के कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुराकर बोला, नाराज होने की जरूरत नहीं है, चलो कंप्यूटर लैब चलते हैं। विप्लव सुधांशु की बात पर बोला, अभी जो मिस्टर भारद्वाज पढ़ा कर गए हैं ना, उसका नोट दो, मैं यहीं पर बैठकर बनाऊंगा, तुम रिया के साथ चले जाओ। रिया विप्लव की बात पर बोली, तुम बस होशियार हो, बाकी सब तो बेवकूफ है ना, मैं क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ नोट बनाऊंगी। सुधांशु कॉपी उन दोनों के सामने रखकर बोला, ये लो, मैं अकेले चला जाऊंगा, तुम दोनों को झगड़ा होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सुधांशु अपना लैपटॉप उठाकर कंप्यूटर लैब की तरफ चला जाता है। रिया सुधांशु के जाने के बाद विप्लव के कंधे को थपथपाते हुए बोली, तुझे इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, एक बार चश्मिश से पूछ तो ले, क्या वो सच में सुधांशु को लाइक करती है या फिर बस सुधांशु को गलतफहमी हुई है। विप्लव रिया की बात पर उसकी तरफ देखने लगता है तो रिया अपना सिर हिला देती है। विप्लव गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। रिया विप्लव की बात पर मुस्कुरा देती है और दोनों नोट्स पूरा करने लगते हैं। अदिति का क्लासरूम। अदिति बर्थडे पार्टी के बाद अब जाकर कॉलेज आई थी। उसे काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उसे ही घूर रहे थे। तभी शुभ अदिति के पास आकर बोला, अदिति, बर्थडे पार्टी में अचानक जो तुम्हें लेकर चला गया था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अदिति शुभम के अचानक सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बॉयफ्रेंड नहीं है। कुणाल अदिति के पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। अचानक उसके सामने आकर बोला, अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मैं उसको मार दूंगा। अदिति जो कि कुणाल के अचानक सामने आने पर घबरा गई थी, उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, सुनो कुणाल के बच्चे, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो और अगर सीनियर नहीं आते तो मैं उनसे पहले तुम्हारा दांत तोड़ देती। बड़े आए मुझे प्रपोज करने वाले, अपना शक्ल देखा है, बतख के अंडे से अभी निकलकर तैयार हुए हो और लड़की को प्रपोज करते हो। कुणाल अदिति की बात सुन नाराजगी से बोला, थोड़ी सी खूबसूरत हो तो क्या चने के झाड़ पर चढ़ जाओगी, इतना घमंड किस बात का है। और उस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा। अदिति अपने लॉन्ग स्लीव टॉप के स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए बोली, गलती तुम्हारी है जो तुम बेहोश हो गए, और उससे भी जरूरी बात, मेरे होने वाले पति के बारे में अगर तुमने दोबारा कुछ भी बकवास किया ना तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अदिति की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अदिति सब लोगों की तरफ देखते हुए दांत पीसकर बोली, सुनो, मैं पहले से बुक हूं, इसीलिए कोई भी मुझ पर ट्राई करने की कोशिश मत करना, वरना मेरे सीनियर तुम लोगों का हाथ पैर तोड़ेंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुणाल शुभ से लगभग रोते हुए बोला, यार मुझे अदिति जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे नहीं पता तू कहां से लाएगा, लेकिन मुझे अदिति जैसे ही गर्लफ्रेंड चाहिए। शुभ कुणाल को इग्नोर कर अदिति से बोला, क्या तुम दोनों की सगाई फिक्स हो गई है। अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ। कुणाल अदिति की बात सुन उसके सामने आकर बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो तुम मुझे चांस दे दो। अदिति कुणाल को घूरते हुए बोली, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोबारा तुम इस कॉलेज में दिखने लायक ना रहो, इसलिए बकवास करना बंद करो वरना मुक्का मारकर दांत तोड़ दूंगी। शुभ कुणाल को साइड कर अदिति से बोला, अदिति तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। अदिति कुछ देर अपने दिमाग के घोड़े चलाने के बाद शुभ से बोली, उन्होंने बताने से मना किया है दूसरों को, और उससे भी जरूरी वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे होने वाले पति हैं। कुणाल अदिति की बात पर बोला, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती, प्लीज, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। ये कहते हुए कुणाल मासूम सब पफी फेस बना लेता है। अदिति 2 मिनट कुणाल के चेहरे को देखने के बाद शुभ की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे कनेक्शन हॉस्पिटल में भी है ना, तो ये कुणाल रावत वहां पर एडमिट होने वाला है, इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। अदिति की धमकी को सुनकर कुणाल घबराहट में पीछे हो जाता है और शुभ अदिति से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो।
अदिति शुभ को साइड कर कुणाल के कॉलर को पकड़कर शुभ से बोली, क्योंकि मैं इसे धोबी पछाड़ मारने वाली हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की कि मैं अपने सीनियर को धोखा तो नहीं दूंगी। फिर कुणाल के दोनों कॉलर को मजबूती से पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? भोली भाली मासूम लड़की को देखकर उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। कुणाल खुद के कलर को छुड़ाते हुए बोला, अरे 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 तुम तो खामखा मुझसे भिड़ने पर तुली आए। अदिति कुणाल को झटके से छोड़ देती है तो कुणाल शुभ के सीने से ज्यादा लगता है। शुभ अनकंफर्टेबल होकर कुणाल को खुद से दूर करके कहता है, क्या कर रहा है यार? कुणाल मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अदिति ने मुझे धक्का दिया। अदिति शुभ से बोली, शुभ तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए अपने इस लंगूर दोस्त को समझा कर रखो कि मुझसे दूर रहा करे। कुणाल अदिति को उंगली दिखाते हुए बोला, सुनो तुमसे भी ज्यादा सुंदर और लॉयल लड़की लेकर आऊंगा अपने लिए, देखना कैसे तुम जल बुनकर कोयला हो जाओगी। अदिति कुणाल को बाय बाय कहते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है तो कुणाल पैर पटकते हुए क्लासरूम से बाहर जाने लगता है कि प्रोफेसर वहां पर आ जाते हैं, इसलिए कुणाल भागकर अपने सीट पर बैठ जाता है। प्रोफेसर उन लोगों का क्लास लेना शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर लैब। सुधांशु जब कंप्यूटर लैब में पहुंचता है तो देखता है वहां पर पहले से ही नित्या अपना असाइनमेंट पूरा कर रही थी। सुधांशु एक नज़र नित्या को देखने के बाद एक कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाता है और उसे स्टॉप कर अपना काम करना शुरू करता है। नित्या की नज़र सुधांशु पर जाती है तो नित्या हल्का मुस्कुराते हुए सुधांशु के पास जाकर कहती है, सिद्धू मुझे तुमसे। सुधांशु नित्या की बात को बीच में काटकर रूड आवाज में बोला, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेरे निक नेम से मुझे सिर्फ मेरे दोस्त पुकार सकते हैं, कोई भी नहीं। नित्या सुधांशु की बात सुनकर मायूस होकर बोली, मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि आज प्रोफेसर ने जो पढ़ाया मुझे उसके कुछ टॉपिक समझ नहीं आए, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? सुधांशु नित्या की तरफ देखते हुए बोला, क्लास में और भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जाकर उनसे कंसल्ट कर लो, मेरे काम के बीच में डिस्टर्ब मत करो। नित्या सुधांशु की बात पर आगे कुछ नहीं कहती और जाकर फिर से अपना असाइनमेंट पूरा करने लगती है। सुधांशु एक नज़र नित्या को देखने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। ओबरॉय कंपनी। विक्रम आज सम्राट के साथ कंपनी आया हुआ था, दोनों सम्राट के केबिन में थे। सम्राट अपना कॉफी पीते हुए विक्रम की तरफ देखता है, जो कि वॉल से बाहर फैले मुंबई शहर को गौर से देख रहा था। सम्राट विक्रम के एक्सप्रेशंस को नोट करते हुए बोला, कर लोगे बहुत जल्दी हासिल मुंबई में एक अच्छा मुकाम, इस तरीके से घूरने से कुछ नहीं होगा। विक्रम बिना सम्राट की तरफ देखे बोला, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूं वो यही मुंबई में है। सम्राट विक्रम की बात सुन उसे देखते हुए बोला, अच्छी बात है, नाम क्या है उस लड़की का? विक्रम सम्राट के सामने आकर बैठते हुए बोला, प्रॉफिट के लिए शादी हो रही थी, मेरे बिजनेस पार्टनर शैलेंद्र अवस्थी की बेटी है, मुझे भी नाम नहीं पता। सम्राट विक्रम की बात सुनकर उसे गहरी नजर से देखते हुए बोला, बेहतर होगा कि उस लड़की को भूल जाओ। विक्रम तिरछी नजर से सम्राट को देखते हुए बोला, भूल जाऊं? क्यों? क्या आप उसे जानते हो? सम्राट अपने लैपटॉप में टाइपिंग करने के बाद लैपटॉप विक्रम की तरफ घुमाकर बोला, फलक अवस्थी। विक्रम एकटक फलक की तस्वीर को देखने लगता है और कॉम्प्लीमेंट के साथ सम्राट से कहता है, इसकी जैसी लड़की के साथ रूड रहना सही नहीं होगा, सुंदर है और इसके लिए मैं खुद को बदलने को भी तैयार हूं। सम्राट बटन क्लिक करता है तो फलक की तस्वीर बदल जाती है और उसके साथ में एक और तस्वीर आती है जिसमें रुद्रा और फलक साथ में थे। विक्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। विक्रम उस तस्वीर को देखते हुए सम्राट की तरफ देखकर बोला, क्या मजाक है ये? सम्राट विक्रम की बात पर बोला, मजाक नहीं कर रहा हूं, रियलिटी है। रुद्रा कौशिक कंस्ट्रक्शंस का एकलौता वारिस, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। विक्रम सम्राट की बात पर बोला, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा। सम्राट कॉफी का कप टेबल पर रख विक्रम को देखते हुए बोला, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, तुम लड़की की खूबसूरती देखकर उसे पाना चाहते हो, लेकिन ऐसे पसंद तो क्या फायदा जो बाहरी हो। फलक रुद्रा को पसंद करती है और एक लड़की की पसंद हम पूरी जिंदगी नहीं बदल सकते। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तो मेरे लिए कोई ऐसी लड़की लेकर आइए जो मुझे पसंद करती हो। सम्राट विक्रम को घूर कर बोला, क्या मैं तुम्हें कुंडली में मिलाने वाला पंडित नजर आता हूँ? जाकर अपने पिताजी से कहो लड़की ढूंढने के लिए, मैं क्या तुम्हारा बाप नजर आता हूँ तुम्हें? विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आइडिया देने के वक्त तो नहीं सोचा कि आप मेरे बाप नहीं हो, तो अब जब लड़की ढूंढने के लिए कह रहा हूं तो बाप की दुहाई क्यों दे रहे हो? जाकर ढूंढो मेरे लिए लड़की, वरना इसी लड़की को लेकर आऊंगा मैं। विक्रम ने लगभग सम्राट को धमकी दी।
सम्राट घूर कर विक्रम की तरफ देखने के बाद इंटरकॉम बटन प्रेस करता है, जिसके साथ ही राघव गिरते पड़ते अंदर आ जाता है। सम्राट राघव की हरकत पर उसे घूरते हुए बोला, आकर मेरी कुर्सी में बैठ जाओ, गिरने की क्या जरूरत है। राघव ठीक से खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, वो पैर जरा सा स्लिप हो गया था। सम्राट विक्रम की तरफ इशारा करते हुए राघव से बोला, इसके लिए लड़की ढूंढनी है, किसी पंडित से कहकर कुंडली मिलवाओ, लड़की अच्छी होनी चाहिए। राघव विक्रम को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, हेलो विक्रम सर, आपको तो लव मैरिज करना चाहिए, आप क्या इन अरेंज मैरिज के झंझट में पड़ रहे हो। विक्रम राघव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, क्यों ना तुम्हारे साथ लव मैरिज कर लूं, अच्छा रहेगा ना। राघव विक्रम की इंटेंस भरी नजरों से घबरा जाता है और जल्दी से सम्राट से कहता है, मैं कल तक पंडित जी से कहकर मुंबई की एक से बढ़कर एक लड़की का लिस्ट ले आऊंगा, अब मुझे जाना चाहिए वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। आखिरी के शब्द वो धीरे से कहता है। सम्राट राघव को जाने का इशारा करता है तो राघव जल्दी से वहां से भाग जाता है। विक्रम कुर्सी से खड़ा हो सम्राट से बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत लड़की चाहिए। अगर भोली भाली गाय रहे तो भी चल जाएगा, और रोमांटिक रहे चाहे ना रहे मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे लड़की चाहिए। बात खत्म। 3 दिन बाद मैं वापस इंदौर के लिए निकल रहा हूँ। इतना कहकर विक्रम केबिन से बाहर चला जाता है। सम्राट अपना हाथ टेबल पर मारते हुए गुस्से से बोला, क्या मैंने ठेका ले रखा है इसकी शादी करवाने का, हरामी कहीं का मुझे आकर धमकी दे रहा है। तभी वहां पर डेविड आ जाता है। सम्राट के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। डेविड उसके सामने 2 बड़े बड़े फोल्डर रखते हुए बोला, सभी इंफॉर्मेशन इसमें है एंड आई मेक श्योर कोई भी एक्शन लेने से पहले रिजल्ट के बारे में सोच लीजिएगा बॉस। सम्राट डेविड की बात सुन अपना सिर हिला देता है तो डेविड वहां से चला जाता है। सम्राट उन फोल्डर को अपने सीक्रेट दराज में रख देता है और एक गहरी सांस लेकर चेयर से उठ मीटिंग लेने चला जाता है। शाम का वक्त जुहू बीच। फलक घूमते फिरते जुहू बीच आ चुकी थी और अपने साथ में रुद्रा को भी घसीटते हुए ला चुकी थी। रुद्रा अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा ढल रहे सूरज को देख रहा था और फलक पानी में खेलते हुए इधर से उधर दौड़ रही थी। फलक अपना सिर घुमा रुद्रा को देखते हुए बोली, तुम काहे टकटकी लगाकर सूरज को देख रहे हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता खेलने का। रुद्रा फलक को देखते हुए बोली, बच्चे जैसे शौक तुम्हें सूट करते हैं, मुझे नहीं। फलक रुद्रा के आगे आकर उसके पैरों पर अपने कोहनी टिकाते हुए रुद्रा की तरफ देखकर बोली, क्या तुम्हें पता है। रुद्रा अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम बताओगी तब पता चलेगा। फलक मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैं मुंबई एक लड़के से बचकर भागते हुए आई थी। रुद्रा अपनी आंखें छोटी करके बोला, मतलब तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर था और तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं। फलक रुद्रा के पेट पर घुसा मारते हुए बोली, चुप गधे कहीं के, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए भाग कर आई थी, लेकिन कल उससे मेरी मुलाकात होते होते बची। रुद्रा फलक की बात पर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छी बात है, तो तुम घबरा क्यों रही हो। इसलिए क्योंकि वो लड़का यही मुंबई में है। फलक अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, अरे मैं घबरा नहीं रही हूँ, मुझे इस बात का डर है कि मेरे बाप को पता चल गया तो वो बुढ़ाऊ मुझे लेकर चला जाएगा। रुद्रा फलक की बात सुनकर बोला, तो चलो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फलक अपनी आंखें बड़ी करके बोली, शादी अभी से ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। रुद्रा शरारती मुस्कान के साथ बोला, शादी से डर लगता है या फिर शादी के बाद होने वाले कार्यक्रम से डर लगता है। फलक रुद्रा की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, तुम्हारी बेशर्मी भरी बातें मुझे समझ आती है, लेकिन मैं समझना नहीं चाहती। रुद्रा फलक की बात पर मुस्कुराकर बोला, चलो रात होने वाली है, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फलक रुद्रा की बात पर बोली, कुछ देर और रुको, उसके बाद जाएंगे, और ये सूरज कितना अच्छा लगता है ना। रुद्रा खोए हुए आवाज में फलक से बोला, क्योंकि फलक और सूरज आसमान में होते हैं। फलक बिना रुद्रा की तरफ देखे सूर्य को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है महादेव भी आसमान में रहते हैं और फलक भी आसमान ही है, मतलब तुम मेरे ऊपर बैठकर रहते हो। ये कहते हुए फलक सिर घुमाकर रुद्रा की तरफ देखती है, जो कि कहीं गहरी सोच में खोया हुआ था। रुद्रा को अपनी बात को सुनता हुआ ना देखकर फलक उसके पेट पर घुसा मारकर बोली, ओए रुद्रा के बच्चे, मैं बात कर रही हूं ना तुमसे। रुद्रा अचानक फलक के मारने पर होश में आता है और अपने पेट को सहलाकर कहता है, तुम सच में गुंडी हो, क्यों मार रही हो, बार बार पेट में दर्द होता है और सुन रहा हूं मैं तुम्हारी बात। भगवान शिव आसमान में नहीं रहते, कैलाश पर्वत में रहते हैं, चुड़ैल औरत, आह मेरा पेट। ये कहते हुए रुद्रा अपने पेट को सहलाने लगता है। फलक रुद्रा की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, गंदे लड़के।
रुद्रा फलक की तरफ देख उसके गले पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम प्यार करने का मौका दो, मैं बहुत प्यार करूंगा तुमसे। फलक रुद्रा को दूर करते हुए बोली, छी छी गंदे लड़के। फलक की बात सुन रुद्रा उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है और दोनों हो रहे सनसेट को देखने लगते हैं। ओबरोए विला। सोना सारे कपड़ों को क्लोजेट में अरेंज कर रही थी, तभी सम्राट ऑफिस से घर आ जाता है और अपना बैग सोफे पर रखते हुए कोट उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है। सोना कबर्ड बंद करती है तो उसकी नज़र सम्राट पर जाती है, जो कि काफी टायर्ड लग रहा था। सोना सम्राट के पास आ उसके टाई को निकालकर बिस्तर पर रखते हुए उसके शर्ट के स्लीव ऊपर कर देती है और वहां से जाने लगती है। जिस पर सम्राट सोना को कमर से पकड़ उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए धीमी आवाज में बोला, आई एम सो सॉरी। सोना पलटकर सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, आप इतना ज्यादा उदास क्यों हो? सम्राट मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा पति तुमसे सॉरी कह रहा है और तुम अजीब अजीब से सवाल कर रही हो, कैसी बीवी हो यार। सोना अपनी आंखें छोटी करके बोली, और आपने बच्चे की तरह मेरा सूटकेस क्लोजेट रूम में क्यों छुपा कर रखा था? सम्राट मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, तुमने मुझे धमकी दी थी, तुम मायके चली जाओगी मुझे छोड़कर, इसलिए मैंने बस तुम्हारा सूटकेस छुपा दिया था। सोना हल्का हंसकर सम्राट के गाल पर हाथ रखकर बोली, एक बात बोलूं, आप ना बच्चों ज्यादा अच्छे लगते हो, ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करते हुए ना बिल्कुल क्यूट पप्पी की तरह लगते हो। सम्राट सोना को देखते हुए बोला, एक सवाल करूं तुमसे? सोना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कीजिए, क्या सवाल करना है? सम्राट सोना के गालों पर हाथ रखकर बोला, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सोना सम्राट के सवाल पर बोली, और आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? क्या आपको यकीन नहीं है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? सम्राट सोना को गले लगाते हुए बोला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सोना, ना जाने क्यों हार गया मैं, अपने दिल के चलते तुम्हारे सामने हार गया। तुम्हारी अच्छाई मेरे बुराई को खत्म कर चुकी है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये कहते हुए सम्राट ने काफी कसकर सोना को गले लगा रखा था। सोना सम्राट के पीठ को थपथपाते हुए बोली, डोंट वरी, आप बोलोगे ना तो भी छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको। और जहां तक बात है सूटकेस की, उसमें तो आपके पुराने गंदे कपड़े पड़े थे जिसे मुझे पोछा बनाने के लिए देना था। सम्राट सोना से दूर होकर उसे घूरकर बोला, व्हाट रबिश, मेरे इतने महंगे कपड़े तुम पोछा बनाने के लिए दोगी? क्या मेरे कपड़ों की उससे ज्यादा अहमियत नहीं है? सोना मुंह बनाते हुए बोली, चाहे कितना भी महंगा कपड़ा क्यों ना हो, फटने के बाद तो पोछा लगाने का ही काम आता है ना। और आप उन्हें पहनते कहाँ हो? मैंने देखा है कोई भी न्यू ट्रेंड आया उसे उठा लिया तो कपड़े उतने लो ना जितने पहन सको, एक्स्ट्रा लेने की क्या जरूरत है? सम्राट सोना की बात सुन अपने बैग की तरफ देखता है, जहां पर एक शॉपिंग बैग भी रखा हुआ था, क्योंकि सम्राट ने अपने लिए नए कपड़े लिए थे और यहाँ उसकी बीवी उसे कपड़ों के लिए ताने मार रही थी। सोना सम्राट की नजरों का पीछा करते हुए शॉपिंग बैग की तरफ देखती है और अपने कमर पर हाथ रख सम्राट घूरते हुए कहती है, आप तो लड़कियों से भी ज्यादा नखरेबाज हो, इतने कपड़े तो मेरे पास नहीं है। सम्राट खिसियानी हंसी के साथ बोला, वो तो तुमने कहा था ना कल सुधांशु का बर्थडे है, इसलिए मैं उसके लिए कपड़े लाया था, मेरे लिए नहीं है। सोना सम्राट की बात सुन उसके बैग के पास जा शॉपिंग बैग को उठाकर उसमें से कपड़े निकालती है, जो कि सम्राट के पसंद के थे, जैसे कि उसे फॉर्मल ज्यादा अच्छे लगते थे। सोना एक नज़र कपड़े को देखने के बाद सम्राट को देखते हुए बोली, मेरे भाई का साइज क्या आपकी बॉडी जितना है? डूब जाएगा मेरा भाई। सम्राट इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ तो मैं क्या करूं, तुम्हारा भाई सूखी लकड़ी की तरह है तो खाता पीता नहीं होगा, और इसमें भी मेरी गलती है, मैंने उसे गले से थोड़ी लगाया है, जो मुझे उसके साइज के बारे में पता होगा। सोना अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप कहना चाहते हो कि आप अगर किसी को छू लेते हो तो उसकी साइज? ये कहते कहते सोना रुक जाती है और अपनी आंखें बड़ी करके सम्राट की तरफ देखती है, जो कि शरारती नजरों से सोना को देख रहा था। सोना सोफे से बड़ा तकिया उठाकर सम्राट को फेंक कर मारती है तो सम्राट हड़बड़ा जाता है और सोना को घूरते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने पति को मारते हुए? सोना इरिटेट में चिल्लाकर बोली, और आपको शर्म आ रही है इस तरीके से बेशर्मी भरी बातें करते हुए? सच में बहुत बुरे हो आप। सम्राट सोना की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, प्यारी घरवाली, मैं कह रहा था कि। सोना शॉपिंग बैग बिस्तर पर रख सम्राट की बात को बीच में काटकर बोली, आप कह रहे थे कि आपको फ्रेश होना है और चुपचाप डिनर पर आना है और शॉपिंग बैग को अच्छे से कबर्ड में मैनेज करना है। इतना कहकर सोना अपने बाल झटक कर कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट सोना के जाने के बाद मुंह बनाकर बोला, मेरी बीवी सच में बहुत बुरी हो गई है, उसे तो पति के साथ रोमांटिक होने को ही नहीं आता। अब मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा, तब जाकर मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी।
इतना सोचते हुए सम्राट किसी शरारती बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। काव्या अब अपने डिजाइनिंग कोर्स को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूट जा रही थी। रात हो चुकी थी, इसलिए इंस्टीट्यूट से आने के बाद काव्या अपने काम में जुट चुकी थी। नित्या किचन में आकर काव्या की तरफ देखते हुए बोली, भाभी आपने खाना बनाना किससे सीखा? काव्या नित्या के सवाल पर पलटकर उसकी तरफ देख मुस्कुराकर बोली, घर में मुझे किचन में जाना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि घरवालों को लगता था कि मैं जल जाऊंगी, इसलिए मैंने चोरी चुपके वेकेशन टाइम पर कुकिंग कोर्स ज्वाइन किया था। नित्या काव्या की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, क्या भाई से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड था जिसके लिए आप ये सब करना सीख रही थी? काव्या नित्या की बात सुन हल्का हंसकर बोली, जरूरी नहीं है अगर कोई लड़की रिलेशनशिप में है तभी उसे खाना बनाना सीखना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है एक लड़की को खुद के लिए भी जीना चाहिए और खाना बनाने में खुशी मिलती है। नित्या काव्या की बात सुन उसके पास आकर बोली, भाभी आप मुझे खाना बनाना सिखाओगी? काव्या नित्या की बात सुन मुस्कुराकर बोली, अपनी पसंद के लिए। नित्या मुंह बनाते हुए बोली, काहे का पसंद, वो तो मुझे भाव ही नहीं देता, न जाने किस बात के लिए इतना रूड रहता है, लेकिन एक दिन मैं उसका दिल जीत लूंगी, मुझे खुद पर इतना यकीन है। काव्या नित्या की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, ऑल द बेस्ट टू विन ओवर योर क्रश। वैसे अपने क्रश का नाम बताए। नित्या अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, जब तक वो मान नहीं जाता मैं किसी को नहीं बताने वाली, लेकिन एक बार हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए ना, तो सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगी उसे, भाई से भी पहले। काव्या नित्या की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, जरूर, मैं भी आपके क्रश से मिलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहूंगी, तो चलिए आज से आपका कुकिंग कोर्स शुरू करते हैं। नित्या काव्या की बात पर खुश होकर एप्रन पहन लेती है और दोनों रात के डिनर बनाने में लग जाते हैं। डाइनिंग टेबल। कशिश अपने आईपैड में कुछ देखते हुए बैठा हुआ था। नित्या कशिश को खाना सर्व करते हुए बोली, भाई अपने भाभी से शादी क्यों की, उन्हें तकलीफ देने के लिए? कशिश का ध्यान नित्या की बात सुनकर अपने आईपैड से टूट जाता है और कशिश काव्या को घूरते हुए नित्या से कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? नित्या कशिश की बात पर सीरियस आवाज में बोली, इतना भोला नहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा आपके बारे में कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कशिश काव्या को घूरते हुए बोला, क्या कहा है तुमने नित्या से? नित्या कशिश को घूरते हुए बोली, भाभी को डांटना बंद कीजिए, मैं बात कर रही हूं, मुझसे बात कीजिए। कशिश नित्या की सीरियस आवाज पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो नित्या, साफ साफ कहो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नित्या कशिश की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, भाई मुझे आपकी और भाभी की लव स्टोरी सुननी है। इतने वक्त हो गए आपकी और भाभी की शादी को, आपने बताया नहीं आप दोनों की लव स्टोरी, प्लीज बताइए ना। नित्या की बात सुनकर कशिश एक राहत की सांस ले काव्या की तरफ देखते हुए नित्या से बोला, मुझसे क्या पूछ रही हो, अपनी भाभी से पूछो। काव्या हैरानी से कशिश की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या जवाब दूं, आप बताएं अपनी बहन को हमारी लव स्टोरी। कशिश घूरकर काव्या की तरफ देखता है और नित्या से कहता है, फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल के लिए खाना खाने दो क्योंकि मुझे जरूरी काम है। नित्या कशिश से ज्यादा जिद नहीं करती और सभी डिनर करके अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। काव्या फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर कमरे में आती है तो देखती है कशिश बिना किसी भाव के बिस्तर पर बैठा गद्दे को घूर रहा था। काव्या 2 मिनट कशिश को देखने के बाद बिस्तर की तरफ चली जाती है तो कशिश बिना काव्या की तरफ देखे कहता है, तुम्हें बताना चाहिए था हम दोनों की पहली मुलाकात के बारे में। काव्या पलटकर कशिश की तरफ देखते हुए बोली, जैसे मुझे खुद पता है हम दोनों की लव स्टोरी के बारे में, मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपसे कब प्यार करती थी और हम दोनों की कब लव मैरिज हुई। उसने लगभग कशिश के ऊपर कटाक्ष किया, जिसे समझते हुए कशिश अपने दांत पीसकर बोला, काव्या ओबरॉय, आई नो कि वाशिंगटन में हमारी मुलाकात कुछ खास नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं ना? काव्या कशिश की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, क्या आपको मुझसे झगड़ा करने में मजा आता है? कशिश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम्हें कोई शक है? काव्या अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं बस कंफर्म कर रही थी कि क्या सच में आपको मुझसे झगड़ा करने में मजा आता है? कशिश अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, तुमसे बात बात में बहस करने में मुझे बहुत मजा आता है। काव्या तकिया उठाकर कशिश को फेंक कर मारती है तो कशिश भी तकिया उठाकर काव्या को मारता है, फिर दोनों कुशन फाइटिंग करने लगते हैं। काव्या कशिश को मारते हुए बोली, आप एक नंबर के नकलची बंदर है। कशिश भी काव्या को कुशन से मारते हुए बोला, और तुम पंजे मारने वाली बिल्ली हो। काव्या कशिश की बात पर उसे और मारते हुए बोली, और आप जंगल के काले नाग, अकड़ू महाराज गुस्सैल प्रसाद घमंडीलाल है।
कशिश खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, अपने भाइयों के निकनेम मुझे क्यों दे रही हो, तुम सच में पागल हो काव्या। काव्या एकटक कशिश को देखने लगती है। उसने पिछले 3 महीने में अब जाकर कशिश को इतना रिलैक्स और हंसते हुए देखा है। काव्या थोड़ा सा आगे बढ़कर कशिश के गाल पर किस कर लेती है तो कशिश चुप हो जाता है और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ काव्या की तरफ देखने लगता है। तो काव्या मुस्कुराते हुए कशिश के गाल को बच्चों की तरह खींचते हुए कहती है, आप बहुत क्यूट हो। कशिश काव्या के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। काव्या कशिश की बात सुन हल्का हंसकर बोली, हाँ लेकिन आपकी हरकतें बच्चों से भी ज्यादा गई गुजरी है। अब मुझसे झगड़ा करना बंद कीजिए और चुपचाप सो जाए। इतना कहकर काव्या तकिया को एडजस्ट करने के बाद नाइट लैंप बंद कर चुपचाप सो जाती है। कशिश की धड़कनें अधिक स्पीड में चल रही थी, जिसे कशिश साफ महसूस कर पा रहा था। कशिश अपने गाल को छूता है और अपने ख्यालों को रखते हुए चुपचाप करवट बदलकर सो जाता है। अगली सुबह अमृत का कमरा। अमृत सो रही वैशाली को एकटक देख रहा था। अमृत वैशाली के बालों को अपनी उंगली में लपेटते हुए बोला, सच कहते हैं कोई सोते हुए कोई इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। इतना कहते हुए अमृत हल्का सा झुककर वैशाली के माथे पर चुम लेता है। अमृत के ऐसा करते ही वैशाली की नींद खुल जाती है। अचानक वैशाली की आंखें खोलने से अमृत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है तो वैशाली अपनी आंखें छोटी करके कहती है, हमरे नींद में होने का फायदा उठा रहे थे। अमृत वैशाली की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोला, तुम काफी खूबसूरत लग रही थी सोते वक्त। वैशाली अपनी आईब्रो ऊपर करके बोली, तो कौन चुड़ैल जैसा लगता है सोते वक्त। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। वैशाली अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम को तो मैंने हमारी शादी के वक्त अग्निकुंड में ही जलाकर भस्म कर दिया था। तुमसे शादी करके जिंदगी झंड है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है आज सुधांशु का बर्थडे है, हम सभी अवस्थी हाउस चल रहे हैं, तुम वहां पर एंजॉय कर लेना, तुम्हारी मुंह बोली बहन भी वहां पर है। वैशाली अमृत की शर्ट को पकड़कर बोली, सच बताओ क्या करना चाहते थे हमारे साथ। अमृत वैशाली से चेहरे को पकड़कर हल्का सा उसके होठों को छूकर बोला, एक सवाल पूछूं। वैशाली अपनी फटी आंखों से अमृत को देखने लगती है और जल्दी से उठते हुए कहती है, ना हमको कोई सवाल का जवाब नहीं देना तुमको। इतना कहकर वैशाली गिरते पड़ते बाथरूम में भाग जाती है। अमृत जाती हुई वैशाली को देखकर एक गहरी सांस लेता है। तभी अमृत का फोन बजने लगता है। अमृत देखता है उसे डेविड कॉल कर रहा था। अमृत कॉल अटेंड करते हुए बोला, बोलो। दूसरी तरफ से डेविड बोला, केस में बहुत लोचा है बॉस, ऑफिस आ जाओ, तुम्हारी बीवी की सारी जन्मकुंडली खोलता हूं। अमृत डेविड की बात सुना हैरानी से बोला, तुम बरेली से वापस आ गए। डेविड अमृत की बात सुन चिढ़ते हुए बोला, मेरे कनेक्शन है, इतना नल्ला नहीं बैठा हूं मैं, आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो भाड़ में जाओ। इतना कहकर डेविड कॉल कट कर देता है। अमृत मुंह बनाते हुए अपने फोन को देखता है और वैशाली के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।